हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं इसरो एनआरएससी का टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पेपर हुआ था हमारा 2017 में। तो ये जो आज की जो क्लास होने वाली है ये आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इसरो एनआरएससी का फॉर्म फिलअप किया है वो हमारे इस क्लास से प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कर सकता है। ठीक है, देखो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि तीन कैपेसिटर है जो कि समानांतर में जुड़े हुए हैं, मतलब तीन के तीन कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है, तीनों की वैल्यू दी हुई है 5 फेरड, 10 फेरड और 15 यानी 15 फेरड। तो तीनों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो देखो पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर जब भी वो समानांतर जुड़े होते हैं तो हम तीनों के तीनों कैपेसिटर को क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं यानी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर को मैं जोड़ूंगा तो उससे क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा यानी प्रभावी धारिता आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 5 + 10 + 15। तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, 30 फेरड हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है XLPE क्या है। ठीक है, XLPE क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि XLPE जो होता है ये एक प्रकार की केबल का टाइप होता है। मतलब XLPE एक प्रकार का इंसुलेशन होता है केबल में। अब देखो एक्स क्या है, क्रॉस जैसा दिख रहा है हमको, तो हम देखते से ही पहचान लेंगे XLPE मतलब क्या हो, यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, MCCB क्या है। MCCB क्या है। अब MCCB में हमको क्या करना है, इसका यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, इसका जो राइट फुल फॉर्म हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट फुल फॉर्म क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट क्या है, मोटर करंट सर्किट ब्रेकर। नहीं, ऐसा कोई सर्किट ब्रेकर होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर और एक मिनिमम मैक्सिमम, अब मिनिमम भी होता है, एम से मिनिमम भी हो सकता है और एम से मैक्सिमम भी हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो डायरेक्टली ऑप्शन सी हमको क्लियर दिख रहा है कि MCCB जो होता है वो एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन 3 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या है। मतलब यहाँ पर हमको क्या है, एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पूछा गया है पर सेल। तो पर सेल स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 2 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। उसमें क्या है, SPV सेल क्या है। SPV सेल मतलब यहाँ पर इसका हमको क्या करना है, राइट फुल फॉर्म सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है, एक है स्पेशल पर्पस वोल्टेज सेल, स्पेशल फोटो वोल्टेज सेल, सन पावर वोल्टेज सेल या सोलर फोटो वोल्टेज सेल। तो देखो अभी तक आपने जो फोटो वोल्टेज सेल देखा है वो यही देखा है, सोलर फोटो वोल्टेज सेल। तो यहाँ पर SPV क्या हो जाएगा, SPV हो जाएगा सोलर फोटो वोल्टेज सेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। सर्किट का मतलब ये है कि जैसे देखो हमारा वायर में से करंट जा रहा है तो हम उपकरण बाहर से भी कोई सा भी ऐसा यदि हम उसको लगाते हैं वायर के पास तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करंट की वैल्यू पता हो जानी चाहिए। तो देखो आमीटर तो हम क्या करते हैं, आमीटर तो हमें कनेक्ट करना ही पड़ता है। कहां पर, सर्किट में। आमीटर में से करंट फ्लो होगा तभी हम बता पाएंगे। पोटेंशियोमीटर में भी वही है, पोटेंशियोमीटर पे हमको सर्किट में यानी सर्किट को तोड़ के बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर भी वही है, हमको ब्रिज में हम देखते हैं बीच में गैल्वेनोमीटर हमको कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो 3 तो यहाँ ऑप्शन हो नहीं सकते, ए बी और डी हो नहीं सकता है। बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो देखो हम क्लैंप मीटर, जैसे कि कोई वायर जा रहा है, ठीक है, आप मतलब 2 फिंगर्स को टच करोगे और उनके बीच में से कोई वायर जा रहा है, तो यही है हमारा क्लैंप मीटर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसके लिए, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। उसमें क्या है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव लोड। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा इंडक्टिव यानी कि हमको क्या करना है, पावर फैक्टर सुधार करना है। ठीक है, पावर फैक्टर सुधारना है किसका, इंडक्टिव लोड के लिए। तो इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर सुधारने के लिए हमको क्या लगेगा, यहाँ पर संधारित्र लगेगा यानी कि कैपेसिटर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संधारित्र। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिव पावर को हम किससे दर्शा सकते हैं, रिएक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं। तो देखो रिएक्टिव पावर क्या होता है तो रिएक्टिव पावर किलोवाट तो हो नहीं सकता क्योंकि किलोवाट हमारा एक्टिव पावर हो जाएगा। केवीए जो होगा वो हमारा एपरेंट पावर हो जाएगा और किलोवाट आवर ये हो जाएगा हमारी यूनिट। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो जाएगी एनर्जी को नापने की। तो ए बी और सी हो नहीं सकते। तो ऑप्शन डी जो है कि किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर को दर्शाने का यूनिट। ठीक है,
अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या दिया गया है, विद्युत शॉक को रोकने के लिए सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक को यदि हमें प्रिवेंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो देखो ये तो हम क्या घरेलू लाइन को ट्रिप करवाने के लिए कुछ भी जैसे कि अननेसेसरी कंडीशन होती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एमसीसीबी, ये भी क्या होगा, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ये भी इसका राइट ऑप्शन हो नहीं सकता। थर्ड क्या है, अर्थ टेस्टर है। तो अर्थ टेस्टर तो कैसे प्रिवेंट करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक, नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है डी, जो कि क्या होगा, आरसीसीबी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए, विद्युत शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो 9 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आरसीसीबी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट किसके बराबर होता है। तो देखो मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम जो यूनिट है उसको कैसे नापते हैं, एनर्जी को। तो एनर्जी मीटर हमारी मतलब जो एनर्जी को कैसे नापते हैं, किलोवाट एम्पियर में, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पर एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो एक यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट आवर के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,000 ओम के लिए रंग कोड क्या है। तो देखो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी हम रजिस्टर में जो कलर कोडिंग होती है, बीबी रॉय की ग्रेट ब्रिटेन वाली वाइफ, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होगा बी होगा वो हो जाएगा 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसमें जो रजिस्टर की कलर कोडिंग होगा उसमें देखो जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी क्या है, 5 है। तो 5 जो शो करेगी वो किसको शो करेगी, तो वो शो कर रही है यहाँ पर ग्रीन को शो करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो सेकंड डिजिट क्या है, 6। तो यहाँ पर 6 के लिए हम क्या कौन सा कलर रखते हैं, तो वो रखते हैं ब्लू रखते हैं, यानी कि नीला। और यहाँ पर जो थर्ड होगा वो हमारा जो क्या होगा यहाँ पर, तो थर्ड जो होगा वो हमारा मल्टीप्लायर हो गया। मल्टीप्लायर कौन सा है, 1000 वाला है। तो 1000 वाले मल्टीप्लायर के लिए कौन सा कलर होगा, नारंगी यानी कि ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डायोड के अग्र दिशा का वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप किसका, सिलिकॉन डायोड का। तो देखो सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो होता है 0.7। ठीक है, और यदि जर्मेनियम होता तो हम क्या रखते, 1.2 रखते, 0.2 रखते। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा सिलिकॉन डायोड के लिए वो कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी परिपथ में यदि कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है तो समय स्थिरांक क्या है। समय स्थिरांक से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, टाइम कांस्टेंट पूछा गया है। तो देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। तो हम आर और सी फाइंड करेंगे। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू सी हो जाएगा। तो आर कितना है, 1 किलो ओम, और सी कितना है, 1 माइक्रोफेराड। तो जब हम इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 मिली सेकंड का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की कार्यवाही से प्रवाह में परिवर्तन रोकने वाला परिपथ तत्व यह है, यानी द सर्किट एलिमेंट विच रजिस्ट चेंज इन करंट थ्रू इट बाय द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि करंट में चेंज का अपोज करता हो। मतलब क्या है, करंट में यदि चेंज हो तो उसका अपोज करेगा कौन, तो वो करता है हमारा इंडक्टर। देखो इंडक्टर को हम मतलब डेफिनाइट या परिभाषित कर सकते हैं कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, करंट में चेंज का अपोज करता है। जैसे देखो यहाँ पर जो इंडक्टर वोल्टेज होता है वो क्या होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी। तो देखो यहाँ पर डी आई क्या होगा, ये होगा हमारा चेंज इन करंट हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 100 ओम प्रतिरोधक को अपने टर्मिनलों के बीच 20 वोल्ट का सामना करने के लिए कितने क्षमता का होना चाहिए। तो वो कितने क्षमता का होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर हमको पावर पूछा गया। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है V स्क्वायर बाय R। तो V स्क्वायर यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइड बाय R। R कितना यहाँ पर 100 ओम है, तो 400 बटा 100 कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 वाट, यानी ऑप्शन डी। तो 15वें के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाट हो जाएगा, डी।
बीजेटी में सबसे छोटा क्षेत्र किसका होता है? तो देखो बीजेटी में 3 रीजन होते हैं, एक होता है कलेक्टर का, एक इमिटर का और एक बेस का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेटी में सबसे बड़ा जो एरिया होगा वो कलेक्टर का होता है और सबसे छोटा एरिया किसका हो जाएगा? बेस का हो जाएगा। हमको क्या पूछा है? सबसे छोटा एरिया, तो सबसे छोटा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? बेस का। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 55 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है हमको? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो आप a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो क्या बनेगा? तो देखो पहले a माइनस बी करोगे तो 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। फिर इंटू में a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? तो 55 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम होती है, कब होती है? ये पूछा गया। इन डीसी मशीन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कब होती है? तो हमने देखा है कि जो डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? तो वो होती है जब हमारे लॉसेस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो कांस्टेंट लॉस है वो किसके बराबर हो जाएंगे? वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाएंगे। या फिर हमारा जो वेरिएबल लॉस है वो कांस्टेंट के बराबर ही रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी कौन? डीसी मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक एलसी श्रृंखला अनुनाद सर्किट में अनुनाद आवृत्ति पर क्या होता है? यानी कि इन एलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखो रेजोनेंस की कंडीशन ही पूछी गई इसमें। तो देखो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, तभी हमारे यहाँ पर क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी केबल के इंसुलेशन का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 4 है। अगर इंसुलेशन के रिलेटिव परमिटिविटी को बदलकर 2 कर दिया जाए तो केबल के कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि देखो हम कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा परमिटिविटी इनटू एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस, 2 प्लेट के बीच की डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वो परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब आप परमिटिविटी को घटाओगे तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा? घटेगा। देखो अब यहाँ पर हम परमिटिविटी को क्या कर रहे हैं? 4 से 2 कर रहे हैं, यानी कि आधा कर रहे हैं, तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा? वो भी आधा हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, जो कि कैपेसिटर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रवाहकत्व इकाई के लिए प्रतीक क्या है? मतलब सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो देखो कंडक्टेंस क्या होता है? वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम। और 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं? मोह लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में हमको शो किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा धारिता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर को हम कैसे नापते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा फेराड में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज अ। वितरण ट्रांसफार्मर का माध्यमिक घुमाव किस विन्यास में होता है? तो वो होता है हमारा स्टार में। देखो हम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंगल फेस में भी हम किसी लोग को, यानी कि डोमेस्टिक में हम सिंगल फेस भी देते हैं, और वही गांव में जैसे कि चक्की वगैरह रहती है वहां पर हमको 3 फेस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको क्या होना चाहिए? अब देखो आप फेस भी देना है और आपको न्यूट्रल भी देना है, तो डेल्टा में तो वो ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि स्टार ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमको यहाँ पर जो थर्ड न्यूट्रल देने वाला है। ठीक है। मतलब एक कॉमन पॉइंट देने वाला है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। कंडक्टर का गुण क्या है? देखो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो कंडक्टर यानी कि वायर, और वायर क्या करना चाहिए? उसने करंट को फ्लो होने देना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? और कब फ्लो होने देगा? जब उसमें 0 रेजिस्टेंस होगा। हम भी तो यही चाहेंगे ना कि उसने एकदम 0 रेजिस्टेंस का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 के करीब प्रतिरोध होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, किसमें पूछा है रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टिविटी रो इनटू एल, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा, रो एल अपॉन ए।
नेक्स्ट है यदि तीन प्रतिरोध 4, 6 और 12 ओम्स जो कि पैरेलल में जुड़े हुए यानी कि समानांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उनका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब तीन देखो यहाँ पर क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए, समानांतर में जुड़े हुए। देखो वहां पर कैपेसिटर तीन समानांतर में जुड़े थे तो हम तीनों को क्या कर दिया था, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, C1 + C2 + C3। पर यहाँ पर तीन रजिस्टर जो कि पैरेलल में कनेक्ट है यानी कि समानांतर में, हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो देखो उसके लिए क्या यहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 4, 6, 12 में पहले आप 6 और 12 का दोनों का एक पैरेलल निकाल लो। तो 6 और 12 का पैरेलल कैसे निकालोगे, तो 6 और 12 का हो जाएगा R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो यहाँ पर R1 6 है और R2 क्या है, 12 है। तो हम कैसा करेंगे, 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12। तो 6 × 12 कितना हो गया हमारा, 78 हो गया, डिवाइड बाय 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। तो सॉरी 6 × 12 कितना हो गया, 72 हो गया, और डिवाइड बाय 6 + 12 कितना होगा हमारा 18। तो 72/18 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, दो ही रजिस्टर बचे ना, एक 4 ओम का और ये भी 6 और 12 का हमने क्या निकाला, 4 निकाला। तो 4 और 4 का कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है दो बल्ब, एक है 75 वाट जो कि 230 वोल्ट ले रहा है, और नेक्स्ट है 125 वाट जो भी 230 वोल्ट के समानांतर जुड़े, मतलब दो बल्ब यहाँ पर क्या है, 75 वाट का है और एक 125 वाट का, और दोनों क्या है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पावर फैक्टर क्या है उनका 0.8 है। यदि हम इनको क्या है 8 घंटे प्रतिदिन और 1 महीने तक यदि इनको चलाते हैं तो ये कितनी यहाँ पर एनर्जी का खपत करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पर पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है, करंट यहाँ पर डिवाइड होने वाला है दोनों बल्ब में। तो जब करंट डिवाइड होता है तो हम ये KCL के थ्रू क्या करते हैं, दोनों करंट को ऐड कर देते हैं। ऐसा कैसे, हम यहाँ पावर को भी ऐड कर देंगे P1, क्योंकि जो पावर होगा वो क्या होगा, I2R हो जाएगा, है ना। P1 क्या होगा, I1²R, और P2 क्या हो जाएगा, I2²R। मतलब I1 और I2 को हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब पावर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। अब करंट को यदि हम एक नोड से जब दोनों डिवाइड होंगे तो जोड़ते हैं, वैसे हम पावर को भी जोड़ लेंगे। तो पावर कितना हो जाएगा, टोटल 75 + 125 यानी कि 200 वाट का पावर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास पावर आ गया टोटल। तो अब हम उसके बाद हम मतलब हमारे पास वाट आ गया, हमको सिर्फ चाहिए आवर चाहिए। तो आवर कितना होगा यहाँ पर, तो आवर हो जाएगा 8 घंटा, और कितने 30 दिन के लिए, तो कितने हो जाएगा टोटल 240 घंटे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा करीबन कितना 48, मतलब 48 के समथिंग मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को राइट मान लेंगे, जो कि 45 के एकदम क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है। तो 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 4184, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेल्टा कनेक्शन सर्किट में फेज वोल्टेज किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन और फेज वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है जनरेटर में विद्युत प्रवाह की दिशा किससे परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये पूछा है करंट फ्लो डायरेक्शन इन जनरेटर इज गिवन बाय। तो देखो जनरेटर में जो करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन होगी वो किस नियम के थ्रू दी जाती है। तो देखो यहाँ पर दो नियम होते हैं करंट के डायरेक्शन को या फिर रोटेशन को दिखाने के लिए किसी भी मशीन की, वो होती है एक होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और एक होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जनरेटर में क्या होता है, एक्चुअल में जनरेटर में क्या होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, करंट फ्लो के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। कब, जनरेटर में। जबकि मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है केबल को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केबल में इंसुलेशन की एक प्रकार से तीनों लेयर होती है, आर्मरिंग भी होती है, बेडिंग भी होती है, सील भी होती है। तो हम सबसे बाहर की तरफ हम क्या रखते हैं, आर्मरिंग ही रखते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी केबल को क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से क्या करती है, बचाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मरिंग हो जाएगा, जो कि हमारी केबल को मैकेनिकल इंजरी से यहाँ पर क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका हम यूज नहीं करते हैं। तो देखो एक फेज 3 वायर का करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल और एक हो जाएगा अर्थिंग, तो ये तो हम करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 फेज 3 वायर का भी करते हैं, 3 फेज 4 वायर का भी करते हैं, जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें 3 वायर और एक न्यूट्रल होता है, ये भी होता है। बट एक फेज 4 वायर का हम यहाँ पर अभी तक कहीं नहीं देखे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किससे बने होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जनरली सुनते रहते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सेलिन के बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, चीनी मिट्टी के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी मिट्टी जो होती है सबसे बेस्ट होगी यहाँ पर हमारे इंसुलेटर को बनाने के लिए, क्योंकि लोहे का तो हो नहीं सकता, पीवीसी का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिघल ही जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है, वो इतना करंट को यहाँ पर वो नहीं मतलब कर नहीं पाएगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चीनी मिट्टी। अब 4 पोल डीसी मशीन की हम बात करें इन 4 पोल डीसी मशीन, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डीसी मशीन में 4 पोल की बात करें तो 4 पोल की पोजीशन क्या होगी इस पे दिया गया है। तो इसमें पूछा कि 4 के चारों नॉर्थ पोल होंगे, नहीं ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कोई भी मोटर या मशीन कब घूमेगी, जब उसमें एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो तभी घूमेगी। अब यहाँ पे 4 पोल की बात कर ले तो 4 पोल में ऑब्वियस सी बात है 2 नॉर्थ हो सकते हैं और 2 साउथ हो सकते हैं। अब बात यह है कि दोनों नॉर्थ एक साथ होंगे और 2 साउथ एक साथ होंगे, या फिर एक एक करके एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, एक नॉर्थ एक साउथ होगा। तो मोटर कब घूमेगी, जब क्या होंगे, वो एकांतर पोल उत्तर और दक्षिण में, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन में, पहले नॉर्थ होगा देन साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा फिर देन साउथ होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से दिया जाता है, ये। तो देखो डीसी जनरेटर में जब घूमेगा तो पहले हमारा क्या होता है, एसी जनरेट होता है। अब हमको क्या करना, ये है तो डीसी जनरेट, हमको तो डीसी चाहिए था, तो हम वो आर्मेचर से हमको जब पावर लेना है बाहर, यानी कि एसी से हमको डीसी में लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें स्लिप रिंग के, तो देखो स्लिप रिंग हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो स्लिप रिंग हम इंडक्शन मोटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। और सॉलिड कनेक्शन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन कैसा पॉसिबल है डीसी में, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर ब्रश आमतौर पर किस प्रकार पदार्थ के बने होते हैं, तो देखो जो ब्रश होना चाहिए वो काई के बने होना चाहिए, वो हमको देखना है। तो लोहे के तो यहाँ पर ब्रश हो नहीं सकते हैं, ठीक है, और अभ्रक के मैका के भी नहीं हो सकते, मैका से तो हम किसको बनाते हैं, कम्यूटेटर को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, और तांबा भी क्या हो जाएगा इससे तो हम कॉइल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन ही एकमात्र ऐसा है ऑप्शन है जो इससे हम क्या करते हैं, ब्रश तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 1 हार्स पावर किसके बराबर है, तो 1 हार्स पावर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 746 वाट। तो ये हमको डाटा याद रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर प्रवाह 50% कम हो जाए तो मोटर का टार्क कितना होगा, डीसी सीरीज मोटर इफ आर्मेचर करंट इज रिड्यूस बाय 50% द टार्क ऑफ द मोटर विल बिकम। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डीसी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, देखो डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो हमारे क्या होगी, मोटर आर्मेचर के साथ क्या होगी, सीरीज में होगी। मतलब यहाँ पर जितना फील्ड फ्लक्स बनेगा वो हमारे करंट का प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब टार्क क्या होता है, टार्क होता है प्रोडक्ट होगा किसका, फ्लक्स का, फील्ड फ्लक्स इनटू करंट, ठीक है। फील्ड फ्लक्स और करंट का प्रोडक्ट होगा क्या, टार्क। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डीसी सीरीज मोटर में जो मेरी क्वाइल थी वो क्या है, आर्मेचर के साथ में सीरीज में जुड़ी हुई है, मतलब जो करंट जाएगा वही तो फ्लक्स को डिसाइड करेगा। मेरा फ्लक्स है करंट दोनों को मैं क्या मानूंगा, प्रोपोर्शनल। मतलब मैं बाय डिफॉल्ट टार्क को क्या मानूंगा कि टार्क प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के स्क्वायर के। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी आर्मेचर करंट को 50% कम कर रहे हो, यानी कि 0.5 कर रहे हो, है ना 1 से 0.5 कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरा जो टार्क होगा वो कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, यानी कि मेरा 25% हो जाएगा। तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कितना, 25%। 3 फेज 415 वोल्ट 60 हर्ट्ज पूर्ण लहर दिष्टकारी का लहर आवृत्ति क्या है, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 60 हर्ट्ज फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर दिष्टकारी का लहर आवृत्ति जो होती है वो उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर m0 इज इक्वल टू mfs, ठीक है, वो सॉरी f0 इज इक्वल टू mfs। यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर
तो m हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, जो कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा जो m क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों वेव के प्लस और तीनों वेव के माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी बन जाएगी, टोटल 6 पल्स बन जाएगी, किसमें, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर एफ नॉट क्या हो जाएगा, m इंटू एफ एस, एफ एस मेरा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो m इंटू एफ एस, तो m क्या है 6 और एफ एस क्या है 60 हर्ट्ज, तो 6 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अब फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी आप, तो आपको तो यहाँ पर एक डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1.25 भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक 6 ध्रुव वाला 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर यदि 950 आरपीएम से घूमता है तो उसका स्लिप कितना है। व्हाट इज द स्लिप इन अ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 950 आरपीएम। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्लिप का फार्मूला क्या होता है। तो स्लिप का फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटेटिंग स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर क्या है वो हमको पता करना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय पी पोल। तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय पोल कितना 6 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1000 आरपीएम। तो मेरी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी 1000 आरपीएम। अब मेरे को क्या चाहिए, स्लीप चाहिए इनटू परसेंट इन परसेंटेज चाहिए। तो मैं पहले स्लीप मैंने आपको फार्मूला बताया, वो क्या है एनएस माइनस रोटेटिंग स्पीड डिवाइड बाई एनएस। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 950 डिवाइड बाई 1000, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर यदि 900 आरपीएम से घूम रहा है तो उसके कितने ध्रुव है। फाइंड द नंबर ऑफ पोल ऑफ अ 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर विच इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इस मेरा फ्रीक्वेंसी का स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है 120f डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पर स्पीड में को क्या दी हुई है 900 आरपीएम दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 120 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा 7200 डिवाइड बाई स्पीड कर दूंगा तो मेरे पास पोल आ जाएगा। तो 7200 डिवाइड बाई 900 कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 मेरे पोल आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े घूर्णन आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। हाउ मेनी स्लिप रिंग्स आर देयर फॉर अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग अ रोटेटिंग आर्मेचर। तो यहाँ पर क्या बताया हमको क्या बताया गया है कि देखो यहाँ पर जो अल्टरनेटर होता है अब उसमें जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम उसमें जो फील्ड वाइंडिंग हो उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं आर्मेचर पे रखते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं क्योंकि फील्ड वाइंडिंग हमारी हल्की होती है, जैसे कि क्या होगा रोटर का इनर्शिया कम हो जाएगा, ये हमारे लिए एक एडवांटेज होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर या रोटर के ऊपर रखते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया गया है, जब हम फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर पे रखते हैं या रोटर पे रखते हैं तब तो हमको सिर्फ 2 स्लिप रिंग लगेगी। ठीक है, बट यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि हमने क्या करा है आर्मेचर वाइंडिंग को कहां पर रखा है, रोटर के ऊपर रखा है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ पर हमने रोटर पे रखा है, मतलब फील्ड को हमने क्या स्टेटर पे रख दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि फील्ड अब हमारा स्टेटर पे चला गया, तो ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 3 फेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रोटेटिंग आर्मेचर के केस में हम क्या करेंगे, हमको 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ईएमएफ एसी के रूप में होता है। ईएमएफ जनरेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ एसी। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई सा भी जनरेटर हो एसी हो या डीसी हो, वो जनरेट क्या करेगा एसी ही करता है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कि बोथ इन एसी एंड डीसी जनरेटर्स। ठीक है, ये हम डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 250 वोल्ट 50 वाट बल्ब का प्रतिरोध क्या है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 250 वोल्ट 50 वाट बल्ब। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो देखो पावर क्या होता है बल्ब में, तो होता है V स्क्वायर बाय R। ठीक है, V स्क्वायर बाय R होगा। अब मेरे को यहाँ पर क्या है कि पावर भी दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, बट मुझे क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P हो जाएगा।
तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइड बाय P यानी 50 वाट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा 1250 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पावर फैक्टर 0 है तो परिपथ के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि पावर फैक्टर क्या है 0 है तो देखो जब भी पावर फैक्टर 0 है यानी कि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0 हो गया। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है जब थीटा क्या होगा मेरा पावर फैक्टर 0 हो गया। ठीक है पावर फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये कब होगा जब तो ये मेरा होगा जब मेरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है तो 90 डिग्री का कब होगा 90 डिग्री का एंगल कब होगा तो 90 डिग्री का एंगल वो होगा हमारा प्योरली रिएक्टिव के केस में। रिएक्टिव बोले तो वो इंडक्टिव भी हो सकता है या कैपेसिटिव भी हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि इसमें देखो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है। वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है इंडक्टर हो या फिर प्योरली इंडक्टर हो या प्योरली कैपेसिटर उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आवृत्ति के कम होते जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है। एक्सएल होता है यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस एल। ठीक है ये मेरा क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। आप फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या करेगा घटेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या करेगा घटेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर इज कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल जो होता है एरिया होता है त्रिभुज का उसका फार्मूला क्या होता है। वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है तो यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। ठीक है जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मेरे को क्या दिया है क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर एरिया भी दिया हुआ है। तो मैं जब इस फार्मूला पे जब ये वैल्यू पुटअप करूंगा तो मुझे यहाँ पर हाइट क्या मिलेगी वो मिल जाएगी मुझे 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि यदि 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। मतलब पूछा है द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सर्कल इज 25 सेंटीमीटर तो व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर परिधि की बात की गई जो कि 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखो किसी वृत्त की परिधि क्या होती है यानी कि उसका सरकम क्या बोलेंगे सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा मेरा 2πr। ठीक है तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस आर से मेरे को क्या मतलब इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी वो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2π। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है अब देखो मुझे अब उसके बाद पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। अब क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई इंटू आर। अब आर मैंने आपको बता दिया फाइंड करके आर क्या हो गया मेरा 25/2π। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा 625 डिवाइड बाई 4π। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए 49 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 50 नंबर के। उसमें दिया है यदि दो समानांतर कंडक्टरों में विद्युत प्रवाह एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का बल कैसा होगा। ठीक है मतलब दो कंडक्टर पैरेलल में से रखे और दोनों में क्या है करंट हमारा सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। तो आप यदि यहाँ पर कॉर्क का स्क्रू रूल लगाओगे तो आप यहाँ पे क्या पाओगे कि जब भी दो समानांतर कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो जो फोर्स काम करेगा वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है यदि मोटर वाइंडिंग में बहती प्रवाह दुगनी हो जाए तो उत्पादित गर्मी पर क्या असर पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ यदि करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर वाइंडिंग इज डबल्ड देन हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो देखो यहाँ पर मोटर वाइंडिंग में हमने क्या कर दिया करंट को यहाँ पर क्या कर दिया डबल कर दिया है मतलब दुगना कर दिया है। तो उसमें हीट कितना बढ़ेगा। तो देखो हीट क्या होता है हीट हमारा एक प्रकार से हम किसको बोलेंगे I2R लॉस को ही हम बोलेंगे हीट।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो हीट हो जाएगा वो होगा आई स्क्वायर, मतलब करंट का स्क्वायर। अब करंट यहाँ पर दुगना होगा तो हीट क्या होगा, हीट हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले टू था तो 2 का स्क्वायर 4 था, अब वो क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 था अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज 10 मिलीवोल्ट और विद्युत प्रवाह 100 माइक्रो एम्पियर है तो उसका मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछ लिया गया है डायरेक्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बटा करंट। वोल्टेज कितना दिया है 10 मिलीवोल्ट, डिवाइड बाय करंट कितना होगा, डिवाइड बाय 100 माइक्रो एम्पियर। तो आप जब 10/100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 10/100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 0.1 मिलेगा। और आप जब माइक्रो एम्पियर को ऊपर ले जाके इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100 ओम मिलेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 100 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 ओम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नैनोफेरेड के कैपेसिटर का 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। फॉर कैपेसिटेंस ऑफ 10 नैनोफेरेड व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सेस की वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई एफ सी। क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई एफ सी। तो एक के बटे में हमको क्या लिखना है 2 इंटू पाई इंटू एफ। एफ क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि कितना दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज, इंटू सी। सी यानी कि मेरे पास कैपेसिटेंस वो कितना दिया हुआ है 10 नैनोफैराड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या मिलेगा 10 बाई पाई, वो सॉरी 50 बाई पाई मिलेगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 50 बाई पाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ग्राउंडिंग का उपयोग मूलतः किससे संरक्षित करने के लिए किया जाता है। मतलब हम अर्थिंग का यूज करने का क्या मतलब हमारा वो रहता है, हम क्यों यूज करते हैं, मतलब किसके अगेंस्ट में हम प्रोटेक्शन करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो वो हम करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके से बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ओवरलोड से के अगेंस्ट है तो हम कर नहीं सकते हैं। ओवरलोड के लिए हमारे पास रिलेज वगैरह होते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के लिए भी यहाँ पर ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में तो हम अर्थिंग को यूज कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो इसमें हम इसका और उसका क्या रिलेशन होगा, कुछ रिलेशन हो नहीं सकता। एकमात्र यहाँ पर क्या रिलेशन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का फायदा क्या है। मतलब हम डीसी क्यों यूज करते हैं, एसी के कंपैरिजन में हम डीसी क्यों यूज करना चाहें। तो देखो क्या डीसी में रिएक्टेंस होता है इसलिए, नहीं तो डीसी में रिएक्टेंस तो होता ही नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होगा। तो यहाँ पर एक्सएल और एक्सी कैसे आ सकता है, नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एडी करंट लॉस तो नहीं के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर क्या बचा है बी, यानी कि नो स्किन इफेक्ट, यानी कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डीसी के केस में यहाँ पर स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता है, तो देखो वो डीसी केस में इसलिए नहीं होता है कि आगे वही बात होता है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी में 0 होती है। ठीक है, और स्किन इफेक्ट हमारा क्या करता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डीसी के केस में क्या होती है स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इस डीसी के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर में वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या होगा कांस्टेंट होने वाला है। जबकि एसी के केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, वो क्या होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो जैसे ही आप सेंटर से आउटर लेयर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कि यहाँ पर डीसी में क्या होता है स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं डीसी सिस्टम में एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वितरण लाइन में सर्वोच्च तार क्या है, द टॉप मोस्ट वायर इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो देखो हमने कहीं भी देखा है, गांव में घरों में कहीं भी आप देखोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सबसे टॉप पे हम क्या करते हैं एक फेस को ही रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो ये हम यहाँ पर क्या बात करें, हमको ये पूछा गया है कि जब भी हमको ट्रांसमिशन करना है तो हम उसको हाई वोल्टेज पर ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पे करने के लिए रिड्यूस स्किन इफेक्ट नहीं, आप लाइन को कहीं भी ट्रांसमिट करो
ठीक है। जितना हाई वोल्टेज करोगे यहाँ पर स्किन इफेक्ट क्या है, वो तो बढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ट्रांसमिशन फॉल्ट, तो आप यहाँ पर हाई वोल्टेज पे करोगे, इससे ट्रांसमिशन फॉल्ट कैसे कम हो सकते हैं। हाँ, तो वो तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन फॉल्ट तो हम यहाँ पर रिड्यूस कर नहीं सकते हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करके, और केबल की लाइफ भी नहीं बढ़ सकती। ऑप्शन एकमात्र बच रहा है, वो क्या है, रिड्यूस लाइन लॉस। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हम हाई वोल्टेज पे इसलिए भी यहाँ पर वो करते हैं ताकि क्या होगा, हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि हम हाई वोल्टेज पे यदि ट्रांसमिशन करते हैं तो हमको क्या होगा, कम क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर लगेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, कंडक्टर सेविंग होगी, यानी कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगा। और वो यदि एरिया कम रहेगा तो हमारा जो होगा कंडक्टर में लॉसेस कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पे क्यों कर रहे हैं, तो हाई वोल्टेज पे इसलिए कर रहे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, लाइन लॉस को, यानी कि हम इफिशियंसी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इससे। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित प्रतीक को पहचाने, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। तो देखो ये किसका सिंबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि ये डॉट आगे नहीं होता तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एंड गेट। बट यहाँ पर आगे क्या है, एक डॉट लगा दिया गया है या फिर एक वो छोटी सर्कल है, तो हम ये किसको शो कर रही है कि एंड के बजाय क्या है, नैंड गेट है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक बिजली के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आग को बुझाने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो ड्राई केमिकल पाउडर नहीं, इससे हम बुझा सकते हैं। वाटर मिस्ट से भी हम बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी क्या है, फोम टाइप, फोम सैंड, इससे हम नहीं बुझाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेल का आग किस श्रेणी में वर्गीकृत है, ऑयल फायर्स आर क्लासिफाइड एज। तो देखो क्लास ए हमारा लकड़ी का हो गया, और क्लास बी हमारा क्लास बी हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो जाएगा। तो क्लास सी जो बचेगा वो हमारा क्या कैसे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑयल फायर के लिए हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेड एसिड बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेड एसिड बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता हो। तो थर्मामीटर, देखो थर्मामीटर तो हमारा यहाँ पर किसके लिए, हम यहाँ पर हम बुखार वगैरह नापने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से मतलब एलिमिनेट हो गया, हम इसका ऑप्शन सी राइट हो नहीं सकता। अमीटर से तो हम करंट नापते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, लेक्टोमीटर, तो ये हमारा वगैरह क्या है, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो जैसे मिल्क वगैरह हुआ, उसमें हम कुछ जैसे मेजर करना हो, है ना, तो उसमें हम वहाँ पर लेक्टोमीटर यूज करते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो कि क्या होता है, लेड एसिड बैटरीज के स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने का काम करेगा। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लुमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो लुमेन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इल्यूमिनेशन की यूनिट हो जाएगी, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक लक्स भी बोल सकते हैं, कि उसको लुमेन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, लक्स बोल देंगे। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री क्या है। तो ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर हम कोर बनाना है, तो हम कौन सी सामग्री यूज करेंगे, तो लेमिनेटेड लकड़ी नहीं, लकड़ी का कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं करते हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेमिनेटेड कॉपर का हम बनाते हैं, कॉपर की तो हम कॉइल बनाते हैं उस पर। ठीक है, अच्छा लेमिनेटेड एल्यूमिनियम तो हमारा क्या है, बहुत ही हल्का है, टूट सकता है, तो ये हमारा उस लायक है नहीं, और हम इससे बना भी नहीं सकते। तो एकमात्र यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो सकता है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए, वो हो जाएगा हमारा लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है, इससे क्या होगा, कोर में जो हमारा एडी करंट लॉस होगा वो कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच आदर्श प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम बात करें तो आइडियल की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों कॉइल हमारी क्या होगी, वो मतलब दोनों की दोनों सेपरेट होगी, उनके बीच में मतलब क्या होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या, हम उसको क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग को लेमिनेट क्यों कर रहे हैं। तो वाइंडिंग को लेमिनेट क्यों करते हैं हम, तो लेमिनेशन ट्रांसफार्मर में हम जनरली इसीलिए करते हैं ताकि हम एडी करंट लॉस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 66, वो कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में स्थिर होता है? तो देखो हम हमेशा देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो वोल्टेज यहाँ पर कहाँ से स्थिर हो रहा है? वोल्टेज का ही तो हम यहाँ पर अप एंड डाउन कर रहे हैं, और यदि वोल्टेज यहाँ पर स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा तो करंट भी हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाएगा, कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया? राइट होगा। नेक्स्ट 67, एक ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करता है? देखो नो लोड टेस्ट का मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सेकेंडरी को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी को ओपन कर रहे हैं, कोई लोड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जब कोई लोड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ओनली नो लोड करंट फ्लो होगा। ठीक है, यदि लोड लगाते तो लोड करंट फ्लो होता, तब जाके हमारे कॉइल में यहाँ पर हम मतलब लॉस देख सकते हैं। कॉइल में लॉस देखना मतलब कॉइल क्या की बनी होती? कॉपर की, मतलब आप कॉपर लॉस देखते हैं। बट यहाँ पर क्या है? कोई लोड नहीं लगा रहे, मतलब यहाँ पर लोड करंट नहीं फ्लो होगा, ओनली नो लोड करंट फ्लो होगा। तो नो लोड करंट हमारा यहाँ पर क्या डिसाइड करेगा? वो करेगा सिर्फ किसको? आयरन लॉस को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इंडक्टर में वोल्टेज और प्रवाह के बीच फेज अंतर क्या होगा? तो देखो इंडक्टर एक क्या है? यहाँ पर प्योर इंडक्टर की बात की गई थी। इस प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट होगा वो लेग करेगा किससे? वोल्टेज से। कितने से? 90 डिग्री एंगल से। तो मतलब यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कैसा ही आप यदि कैपेसिटर की भी बात करोगे तो कैपेसिटर में क्या होता है? तो एक प्योरली कैपेसिटर यदि दिया होता तो उसमें हो जाएगा कि करंट मेरा क्या होगा? 90 डिग्री से लीड कर जाएगा किससे? वोल्टेज से। तब भी मेरा क्या होगा? वो जो डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट या करंट वोल्टेज के बीच में वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ रजिस्टर होता तो क्या हो जाएगा? तो इन केस ऑफ रजिस्टर हो जाएगा तो वोल्टेज और करंट क्या होंगे? दोनों सेम फेज में होंगे, सेम लाइन पे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो उसमें हम क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें। अगर किसी साइन लहर का पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उसका आरएमएस वोल्टेज क्या है? इफ पीक टू पीक वोल्टेज, देखो पीक टू पीक मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम है ना, वो टोटल मिला के 10 वोल्ट है। तो देखो 0 से ऊपर 5 जाएगा और नीचे 5 जाएगा, ऐसा करके टोटल 10 बनेगा। मतलब मैक्सिमम मेरा क्या होगा? पॉजिटिव मैक्सिमम भी 5 हो जाएगा और नेगेटिव मैक्सिमम भी 5 हो जाएगा। तो आरएमएस वोल्टेज कैसे हम फाइंड करते हैं? तो आरएमएस वोल्टेज फाइंड करते हैं, आरएमएस हो जाएगा Vm/√2, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई √2। तो मैक्सिमम मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है? 5 बन रहा है ना, क्योंकि 10 वोल्ट का पीक टू पीक दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5/√2, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अगर एक ट्रांजिस्टर का यहाँ पर क्या है? HFE दिया हुआ है 100। ठीक है, ये क्या है? मेरा 100 दिया हुआ है, और जो आधार प्रवाह है वो क्या है? IB 1 मिली एम्पियर है। तो संग्राहक प्रवाह यानी कि कलेक्टर करंट IC क्या है? तो जो यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर HFE दिया हुआ है 100। तो देखो बेस करंट क्या होता है? तो मेरे पास बेस करंट मेरे को 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो देखो कलेक्टर करंट क्या होता है? तो कलेक्टर करंट हो जाएगा HFE इंटू बेस करंट, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? कलेक्टर करंट 100 इंटू 1 मिली एम्पियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कलेक्टर करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.1 एम्पियर। तो ऑप्शन है मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में जंक्शन बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज। तो देखो यहाँ पर सीधा यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता ही है किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है? एक कॉमन नोड पे क्या होगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर सारे जो करंट हो यानी आने वाला हो या जाने वाला हो कुछ भी हो, सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, शंट वाउंड मोटर में मोटर की गति घट जाती है तब कौन सी कंडीशन आएगी? मतलब यदि क्या पूछा कि इन शंट वाउंड मोटर स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस विथ, तो इस मोटर की स्पीड कब घटेगी? आप लोड बढ़ाओगे तब, ठीक है, या लोड घटाओगे तब, या फिर कुछ भी कम नहीं करोगे, या फिर सिंक्रोनाइज स्पीड के साथ रन करेगी, ऐसा पूछा गया है। तो देखो क्या होता है कि किसी भी मोटर में जब आप लोड बढ़ाओगे, ठीक है, लोड बढ़ाओगे तो क्या करेगा? लोड बढ़ाओगे उसको ज्यादा ताकत लगेगी घूमने के लिए। अब ज्यादा ताकत लगेगी मतलब उसको ज्यादा टार्क की जरूरत है, ज्यादा टार्क की जरूरत है मतलब उसको फ्लक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, करंट भी बढ़ाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर वो क्या हम डायरेक्ट फ्लक्स अप्लाई करते हैं मोटर में? नहीं, हम तो मोटर को वोल्टेज और करंट देते हैं ना। तो मोटर क्या करेगी? मोर करंट ड्रा करेगी, मतलब ज्यादा करंट लेगी। अब जैसे ही ज्यादा करंट लेगी तो उससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका फ्लक्स भी यहाँ पर प्रभावित होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यदि फ्लक्स बढ़ेगा, अब देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या है, वो स्पीड का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। मतलब आपका फ्लक्स बढ़ेगा तो वो स्पीड क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्पीड घटेगी, कब घटेगी? तो जब हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन लोड, जब लोड बढ़ाएंगे तब। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भार में वृद्धि करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, रसोई के उपकरणों में इस्तेमाल किया किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन किचन अप्लायंसेस। तो देखो डीसी जनरेटर, भाई हमने कहीं देखा है कि हम रसोई में डीसी जनरेटर का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं हम? जहाँ पर हमें जनरेशन करना हो, जहाँ पर हमें बड़े बड़े प्लांट्स हुए, ठीक है, इंडस्ट्रीज हुए, ठीक है, वहां पर हम डीसी जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और एसी जनरेटर का हम क्या यूज करते हैं? एसी जनरेटर बड़े बड़े प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पर थर्मल प्लांट हुआ, हाइड्रल हुआ, ऐसे बड़े बड़े जो भी प्लांट होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं? एसी जनरेटर का यूज करते हैं। और डीसी मोटर, तो डीसी मोटर का हम यूज क्या करते हैं? जैसे ट्रैक्शन हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, फिर जनरेटर वगैरह हुआ, वहां पर भी हम डीसी मोटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर क्या होती है? एक प्रकार की सीरीज मोटर होती है, जो कि एक छोटी मोटर होती है, और इसका यूज हम जैसे कि ग्राइंडर वगैरह हुआ, मिक्सर वगैरह हुआ, इसमें करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा यूनिवर्सल मोटर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं? किचन अप्लायंसेज में यूज करते हैं। हाँ, अब ये क्या है? ये BEE क्या है? देखो यहाँ पर BEE से इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेसिक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप आपके घरों में कहीं भी उपकरण में देखना, वहां पर यहाँ पर एक स्टिकर लगा होता है BEE का, ठीक है। BEE की एक प्रकार की एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि यहाँ पर क्या करती है, वो जो भी आप घर जो भी अप्लायंसेस लेके आए, जैसे फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी लाए, तो उसके ऊपर एक चिट लगी होती है। वो ये शो करती है कि इस जो भी हमारा यहाँ जो डिवाइस आई है उसका एफिशिएंसी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहीं से आप देख सकते हो कि वो क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब वो कितना एनर्जी लेने वाली है, उसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 5 स्टार 3 स्टार ऐसे लगे रहते हैं। तो ये BEE क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआती धारा क्या होगी? स्टार्टिंग करंट इन स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखो हमने यहाँ देखा स्टार्टर में क्या होता है कि स्टार्टर में होता है फार्मूला होता है। तो एक हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पर? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि एक्स का स्क्वायर इंटू स्टार्टिंग करंट डिवाइड बाय फुल लोड करंट इंटू फुल लोड स्लिप, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होगा किसका? डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। मतलब यहाँ पर एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 1/√3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1/3 हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 3 का हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो, और हम क्या, देखो स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं? स्टार्टर हम इसलिए लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट कम हो जाए। डेल्टा के केस में करंट ज्यादा था, ठीक है, और स्टार जब हम स्टार में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखो ये सबसे बेसिक बात है, सबको पता है कि ट्रांसफार्मर किस में। तो देखो ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होती हैं, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? इंडक्शन तो होगा बट क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा, मतलब फ्लक्स एक से दूसरे में लिंक करेगा तभी यहाँ पर इसका ऑपरेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव की संख्या के बीच क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न्स है ना ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमको देखो क्या पूछा गया है? रिलेशन पूछा गया है किसका? टर्न रेशो का, ठीक, या वोल्टेज रेशो का। तो देखो जितना वोल्टेज होगा उतना का उतना ही क्या होगा? टर्न्स भी होगा, ठीक है। यदि आप बात कर रहे हो कि आपने प्राइमरी में मान लो कि बोला है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर में वो कितना है? 230 से कितना हो रहा है? 440 वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आपने 230 टर्न प्राइमरी में रखे होंगे और 440 आपने सेकेंडरी में रखेंगे। तो करंट क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाता है कि आपका जिधर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे उधर करंट क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा कि V2/V1
इज इक्वल टू N2/N1, ये तो प्रोपोर्शनल होगा, पर करंट क्या होगा, इन्वर्सल हो गया, तो V2 के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी चार्ज की अवस्था में लेड एसिड बैटरियों के सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट क्या होते हैं। इन फुल्ली चार्ज स्टेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज आर। तो यहाँ पर देखो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव को पूछा गया है। तो जो हमारा लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो हो जाएगा PbO2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेड ऑक्साइड हो जाएगा, और नेगेटिव पे क्या होगा, ओनली लेड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता का सूत्र क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ केवीए कैपेसिटी ऑफ अ 3-फेज ट्रांसफार्मर। तो 3-फेज ट्रांसफार्मर में हम देखो जो अपेरेंट पावर है या फिर जो केवीए कैपेसिटी उसको कैसे शो करेंगे, तो हो जाएगा √3 टाइम ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, √3VI। नेक्स्ट, एकल चरण मोटरों में फेज विभाजन को प्राप्त करने के लिए संधारित्र को कैसे लगाया जाता है। इन सिंगल फेज मोटर स्प्लिट फेज इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ मोटर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगी वो क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अब वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है तो मेरा क्या काम हो गया कि हमें उसे स्टार्ट करना है, कैसे भी करके। आप क्या उसको हाथ से घुमाने जाओगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं, आप रोज रोज उसको हाथ से कब तक घुमाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेज को स्प्लिट कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या होगी, परमानेंट वाइंडिंग होगी, मेन वाइंडिंग होगी, जो कि वहां पर आर्मेचर पे रहेगी। बट एक जो वाइंडिंग रहेगी हमारे यहाँ फिर स्टेटर पे रहेगी मेन वाइंडिंग पर, एक हम यहाँ पर क्या करें, एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाने वाले हैं, जो कि क्या करेगा, स्टार्टिंग का काम करेगी। आप यहाँ पर क्या करोगे, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या हमेशा कनेक्ट करके रखना चाहते हो, नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में क्या लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा कि हम संधारित्र कहाँ लगाएंगे, इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग या स्टार्ट वाइंडिंग। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इसरो NRSC का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो गया, जो कि 2017 में एग्जाम हुई थी टेक्नीशियन बी की। अभी यहाँ पर एक बार फिर से वैकेंसी आई हुई है, तो अपनी तैयारी को जारी रखें, और ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।